नमस्ते बच्चों कक्षा 7 में आशा पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ का नाम है ज़मीन कैसे बनी। बच्चों, ज़मीन का अर्थ है ये धरती कैसे बनी, ये सभी जानकारी हम इस पाठ से समझेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत इस पद पर बने रहे। इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स टू अ डॉटर फ्रॉम हर फादर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर का प्रेमचंद द्वारा अनुवाद है। ये पत्र नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी, बाद में जिसे हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, को तब लिखे थे जब वे 10 वर्ष की थी। आगे हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। इस पत्र में नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को समझाया कि यह पृथ्वी किस प्रकार सूर्य से अलग हुई और ठंडी होकर रहने लायक हुई। तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद जमीन के चारों ओर घूमता है। मतलब ये धरती है, वह सूरज के चारों ओर घूमती है और धरती के चारों ओर चांद घूमता है। शायद तुम्हें यह भी ज्ञात है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरह सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये सब हमारी ज़मीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार और भी ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है, इसीलिए कि वह जमीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस प्रकार इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी तारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फ़र्क है? ग्रह हमारी ज़मीन की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नज़र आते हैं क्योंकि ज़मीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चाँद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नज़दीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन तारों को और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी और बाकी जो ग्रह है वह चमकते नहीं हैं। जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह चमकते हैं, और रात को जो हम तारे देखते हैं वह स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। असली तारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप चमकते हैं, मतलब अपने आप ही चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक तारा है। हमें यह बात आग का गोला सा मालूम होता है। मतलब जो सूरज है बड़ा आग का गोले का समान है, इसलिए कि ज़मीन से उसकी दूरी और तारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी ज़मीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसे छोटी सी चीज़ को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज़ पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन
हम चाहे यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे इससे भी ज़्यादा दूर है। मतलब अंतरिक्ष में हमारी जो पृथ्वी है वह बिल्कुल एक धूल के कण के समान है और जो सूरज है वह पृथ्वी से बहुत दूर है और चांद पृथ्वी से और भी ज़्यादा दूर है। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, मतलब उजाला रोशनी दिखाई देती है। ज्योतिषी या वे लोग जो तारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी ज़मीन और सारे ग्रह सूर्य ही में मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। मतलब निहायत मतलब बहुत ज़्यादा। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को अपनी चीज़ों की तरफ खींचती है। यही वही ताकत है जो वजनदार चीज़ों को ज़मीन पर गिरा देती है। हमारे पास ज़मीन ही सबसे भारी चीज़ है, इसी से वह हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। मतलब कि ये गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है पृथ्वी की, ये अपनी तरफ हर चीज़ खींच लेती है। अगर हम बॉल को फेंकेंगे वो वापस आ जाएगी, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से ही होता है। इस तरह हमारी ज़मीन भी सूरज से निकल भागी थी। उस ज़माने में यह बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ ही हवा भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्दी ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। ज़मीन के ठंडे होने में बहुत दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, जैसे आदमी, जानवर, पौधा, पेड़ न रह सकते थे। सब चीज़ें जल जाती। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर ज़मीन हो गया, इसी तरह ज़मीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है। मगर ज़मीन को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी सतह तो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो जो तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें ज़मीन अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडा होने लगा। वह ज़मीन से भी ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में ज़मीन से भी कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंड कितनी प्यारी मालूम होती है, उसे ठंडा चांद भी कहते हैं। शायद वह बर्फ़ के पहाड़ों और बर्फ़ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब ज़मीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी। उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी ज़मीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। जो ज़मीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों दोनों जानदार चीज़ों के रहने लायक होते गए। मतलब इस पाठ से हमने सीखा कि जब पृथ्वी बनी वह गर्म थी, आग के गोले के समान सूरज से अलग हुई थी और कुछ वर्षों में धीरे धीरे वो ठंडी हुई और पानी के बनने के कारण भाप थी, जो हवा भाप थी वो पिघल गई पानी के रूप में और उसके बाद में जो बारिश हुई तो ज़मीन पर जो भी गड्ढे थे वहाँ वो पानी इकट्ठा हो गया और वो समुद्र के रूप में बन गया। तो उसी के बाद में जो हमारी पृथ्वी है रहने लायक हो गई, मतलब उस पर जीव रहने लग गए। उससे पहले वहाँ कोई जीव नहीं रह सकता था।
तो बच्चों पाठ 5 ज़मीन कैसे बनी ये हमने पढ़ लिया है पूरा।